हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और जिसके अंदर मैच मेकिंग पर हम डिस्कशन करेंगे। आपको जितनी भी मैच मेकिंग टेक्निक्स मालूम है या जितने भी लोग अपनी कुंडलियों की मैच मेकिंग कराते हैं वो सभी अधूरी मैच मेकिंग कराते हैं। किसी भी कुंडली की मैच मेकिंग कंप्लीट कोई भी नहीं कराता। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक लेकर आया हूं जो कि मैच मेकिंग को एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन करेगी और आपको एकदम ही नई चीज पता लगने वाली है। आप चौंक जाएंगे कि एक्चुअल में मैच मेकिंग क्या होती है और आज तक आप लोग या सभी लोग किस तरीके से करते आए हैं। मेरे पास ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। लंबे समय तक मैंने काम किया है और इसमें ज्यादातर लोग जो मेरे ऑफिस के अंदर आते हैं वो यंग कपल्स होते हैं जो या तो लिव इन में होते हैं या जिनका अफेयर चल रहा होता है। और इसके बाद वो बात करते हैं, जनरली गर्ल्स होती हैं, वो पूछती हैं कि क्या मैं जिसके साथ हूं उससे मेरी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये भी मैच मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो को मैं 2 बार अपलोड करूंगा, एक उन लोगों के लिए जो मैच मेकिंग सीखना चाहते हैं, एक उन यंग कपल्स के लिए जिनका कि कहीं किसी से रिलेशन है और वो देखना चाहते हैं कि उनका वो रिलेशन आगे चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि आज के टाइम में केवल मैरिज की मैच मेकिंग सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो कपल्स हैं ज्यादातर वो एक दूसरे को सी कर रहे होते हैं और उनके बीच में कोई अफेयर होता है, तो एट लास्ट उनकी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये भी मैच मेकिंग के कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जो मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो आप पेशेंस रखें और पूरा वीडियो देखें। यदि एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा तो मैं 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करूंगा, मगर आज जो आप सीख कर जाएंगे वो कभी भी आज तक आपने नहीं सीखा होगा। ये मैंने अपने फादर या पिताजी की इंस्पिरेशन से, उनकी एडवाइस पर जो मैंने एक टेक्निक काफी लंबे समय तक डिस्कस की थी और काफी लंबे समय तक जिस पर वर्क किया था उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और ये टेक्निक है कंपोजिट मैच मेकिंग टेक्निक, जिसको मैंने पेयर मेकिंग टेक्निक नाम दिया है। एंड इट इज डेवलप्ड बाय मी, डॉक्टर महेश जोशी। मैंने ही इसको डेवलप किया है, तो ये मेरी बिल्कुल प्योर अपनी ही टेक्निक है। इसके अंदर मैंने कंपोजिट बहुत सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बनाकर इसको 120 पॉइंट्स में से मैं पॉइंट दूंगा। यहाँ पर आप इसको अपनी नोटबुक और कॉपी लेकर बैठ जाएं। इस तरीके से आप मैच मेकिंग करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। आपके पास कोई भी नेगेटिव लौट के नहीं आएगा जी आपने तो ये बताई थी और हमारी तो मैरिज टूट गई या क्लेश होने लग गए विद इन 1 ईयर या 6 मंथ। इस तरीके से करेंगे तो वो लंबे समय तक होगी, इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला जो पार्ट मैंने लिया है वो है अष्टकूट मिलान। तो सभी लोग अष्टकूट मिलान करते हैं और उसे मैच मेकिंग समझ लेते हैं, जबकि अष्टकूट मिलान सबसे लेस रेलिवेंट है मैच मेकिंग में। इसकी कोई भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। आप ये नहीं भी मिलाते हो तो कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो भी अष्टकूट मिलान आप किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर ऐप से मिलाते हो वो 100% 100% गलत होता है, क्योंकि उसमें परिहार तो वो लगाते ही नहीं है। नाड़ी दोष ज्यादातर कुंडलियों में होता है, जबकि नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। नाड़ी दोष नहीं के बराबर निकलेगा आपको कुंडलियों में। जब भी सेम नक्षत्र की सेम ही चरण में दोनों का यदि वो ना हो तब तक नाड़ी दोष नहीं लगता, और ऐसे होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। और इसलिए मोबाइल ऐप से यदि आप कोई अष्टकूट मिलान कर रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट दैट, उसे किसी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाए। मैं वर्ड बोल रहा हूँ नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं, जिसको जानकारी है अच्छी, ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएं, वो असली अष्टकूट मिलान करेगा। क्योंकि ज्यादातर चीजों का परिहार हो जाता है मॉडर्न टाइम में, सभी चीजों की रेमेडीज अवेलेबल हैं तो परिहार हो जाता है। तो उसके लिए हम पॉइंट देते हैं 36, जो कि आप सब लोग जानते हो इसके बारे में, तो इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। अब दूसरा मिलान मैं यहाँ पर करूंगा जिसे बोलते हैं नवांश मिलान। तो नवांश मिलान बिल्कुल रेयर टेक्निक है, न्यू टेक्निक है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने यहाँ पर दिए 14 पॉइंट्स, मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर एक कुंडली है जिसका मैं अष्टकूट मिलान आपके सामने करने वाला हूँ। नवांश मिलान को ध्यान से समझे। इसके 2 स्टेप्स हैं। आपको बॉय का D9 चार्ट लेना है, गर्ल का D9 चार्ट लेना है, दोनों के नवांश चार्ट लेने हैं, नवांश कुंडलियां लेनी है। आप इसे नोट कर लें। जितने पार्ट इस वीडियो में होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो 7th लॉर्ड ऑफ D9 ऑफ बॉय आप देखिए इन
गर्ल्स कुंडली D9 में ही देखना है, गर्ल्स की में उसकी कैसी पोजीशन है ये देखेंगे। अब यहां पर एक चीज को और ध्यान रखना है, आपको केवल पॉजिटिव थोड़ा सा भी दिख रहा है तो आप उसे पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव है ऑल दो उसका प्लेसमेंट, मगर उसमें कुछ भी पॉजिटिव है तो आप उसको एट लास्ट पॉजिटिव मानेंगे और उसको 7 पॉइंट दे देंगे। सभी कुछ नेगेटिव है तो उसको 0 पॉइंट मिलने वाला है। सिमिलरली हम देखेंगे 7th लॉर्ड ऑफ D9 ऑफ गर्ल इन द D9 ऑफ बॉय। अब यहां पर मैं एक कुंडली जिसकी मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूं, उसकी मैंने डिटेल नहीं दी है, चार्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और इसको मैं लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पर ये बॉय की D9 कुंडली है, ये गर्ल की D9 कुंडली है। अष्टकूट मिलान पर इनको 25 पॉइंट्स मिल गए थे और कोई परिवार वगैरह मैंने देख लिया था, वो 25 पॉइंट में एज इट इज लेकर चल रहा हूँ अष्टकूट मिलान में। तो फर्स्ट वन में इनको 25 पॉइंट्स मिल गए थे। अब मैं देख रहा हूँ नवांश मिलान किस तरीके से करना है। इसका D9 लॉर्ड है मार्स बॉय का, उसको मैं देखूंगा D9 चार्ट ऑफ द गर्ल। ये D9 चार्ट ऑफ गर्ल में तो आप जाकर देखिए वो त्रिकोण में जाकर बैठ गया, त्रिकोण में इज द बेस्ट प्लेसमेंट। तो इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है D9 के लॉर्ड का। इसमें कुछ कमियां हैं नो डाउट, ये नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है। एक तो ये शत्रु राशि एनिमी साइन में चला गया और इसको फिर सैटर्न यहां से एस्पेक्ट कर रहा है 10वीं दृष्टि से, तो ये नेगेटिव भी है इसमें पॉइंट, मगर जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है उस पर आपको फोकस करना है। इसका प्लेसमेंट ठीक है, त्रिकोण में तो लाइफ गुजर जाएगी आसानी से, उसमें प्लस माइनस आते रहेंगे आएंगे, क्योंकि कोई भी लाइफ में 100% पॉजिटिव नहीं होते, इसलिए क्योंकि इसको सैटर्न देख रहा है तो थोड़ा रेस्पॉन्स स्लो होगा। कोई भी काम करेंगे एक दूसरे का तो वो उसको उतना बहुत ज्यादा फोकस से नहीं करेंगे, और ये थोड़ा शत्रु राशि में चला गया इसलिए दोनों में बातचीत होती रहेंगी, मगर इसमें त्रिकोण में है इसलिए आप इसको कंसिडर करके चलोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाग्य भाव में चला गया, इट इज ए बेटर, तो भाग्य लेकर आएगा, इस तरीके से हम मानकर चलेंगे। तो भाग्य में वृद्धि होगी, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एटीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, और थोड़े काम थोड़े स्लो करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको एनालाइज किया तो मैंने इसको +7 पॉइंट और दे दिए। बॉय का D9 लॉर्ड गर्ल के D9 लॉर्ड में पहुंचा दिया मैंने। अब गर्ल के D9 का 7th हाउस का लॉर्ड वो भी मार्स है भाई दी, उसको बॉय के D9 में देखेंगे तो वो इसकी लग्न में जाकर बैठ गया, फिर वो त्रिकोण हाउस है, लग्न में जाकर बैठ गया और यहाँ पे न्यूट्रल साइन में, एनिमी साइन में नहीं है, वीनस के साइन में है तो न्यूट्रल साइन में, मगर ये यहाँ पर राहु केतु एक्सिस पर है, तो राहु केतु एक्सिस नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट देखे, इसका हमने सबसे पहले प्लेसमेंट देखा तो लग्न में काफी अच्छा था और साइन भी न्यूट्रल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमने देखा कि ये राहु केतु एक्सिस पर हो गया, तो राहु केतु एक्सिस पर होने की वजह से ये नेगेटिव भी हो गया, मगर मैंने पहले ही कहा है कि आपको इसको प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसका 7th लॉर्ड इसकी लग्न में जाकर बैठा हुआ है, तो ये पर्सन पर इसका बहुत इंफ्लुएंस होगा अपनी वाइफ का, उसके लग्न को अफेक्ट करेगी। तो लाइफ की इसकी वाइफ का इसकी पर्सनैलिटी पे बहुत इंफ्लुएंस होगा, वो पॉजिटिव पॉइंट है। और मगर इसका थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा, वो ऑलवेज रहता है क्योंकि राहु केतु एक्सिस पर है। तो मैं इसके पॉजिटिव क्राइटेरियाज को देखकर नवांश कुंडलियों में प्लेसमेंट काफी अच्छा है दोनों का, इसलिए मैं इसको 14 पॉइंट दे देता हूं। ये यहाँ पर D9 का आपका मैचिंग मैंने कर दिया है, तो सेकंड मैचिंग हम इस तरीके से करेंगे सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। आपको एनालिसिस करना है बॉय और गर्ल दोनों के चार्ट को, और कौन कौन से भाव एनालाइज करने हैं, इंडिविजुअली भाव एनालाइज करना है। सेकंड जो कि फैमिली का भाव होता है, 5th प्रोजेनी और रोमांस का भाव होता है, 7th आपका स्पाउस का भाव होता है, 8th मांगल्य का भाव होता है और सुहाग का भाव होता है फीमेल के केस में। 12th हाउस बैड प्लेजर का भाव होता है कि मैरिज के बाद की जो भी एक्टिविटी है उनमें जो फिजिकल एक्टिविटीज में वो किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इन 5 भावों को मुझे फीमेल के चार्ट में एनालाइज करना है और 2-2 पॉइंट दूंगा मैं, और टोटल 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से इन 5 भावों को मेल के चार्ट में एनालाइज करना है, हर एक भाव को 2-2 पॉइंट दूंगा मैं मेल के में, इस तरीके से मैं 20 पॉइंट्स यहाँ पर दूंगा। तो मैं जल्दी से एनालिसिस करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ इस कुंडली पर। तो देखिए मैं किस तरीके से एनालाइज करूंगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ बॉय की कुंडली में दूसरा भाव, 5वां भाव, सेकंड भाव है
सेकंड भाव में 4 साइन है, तो ये कैंसर साइन है, अच्छा साइन है, शुभ ग्रह का साइन है। फर्दर अब मैं देख लेता हूं इसको कौन देख रहा है। तो यहाँ पर इस कुंडली में देखेंगे तो इसको शनि भी नहीं देख रहा है, इसको मार्स कहां पर प्लेस कर दिया है इसके अंदर मैंने, ये मार्स है, सॉरी मार्स भी नहीं देख रहा है, और खुद मून इसका लॉर्ड देख रहा है, तो सेकंड हाउस बहुत स्ट्रोंग हो गया। जिस भी हाउस को उसका लॉर्ड देखता हो तो वो स्ट्रोंग हो जाता है। सेकंड लॉर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं, तो वो 8वें भाव में चला गया है, और न्यूट्रल साइन में, मून के लिए कोई भी एनिमी साइन होता नहीं है, तो न्यूट्रल साइन में 8वें भाव में चला गया है। क्या इस पर किसी मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि है क्या? किसी भी मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि नहीं है, और मून इस कुंडली के लिए बली भी है, वीक नहीं है, तो हम मून के प्लेसमेंट को इसमें हम ठीक मानकर चलेंगे। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी मेलिफिक उसका। और 8th भाव में मून बचपन में तो खराब होता है, मगर वैसे ज्यादा खराब नहीं माना जाता, तो मैं इसको 2 पॉइंट दे देता हूं दूसरे भाव के, क्योंकि भाव स्ट्रॉन्ग है और उसको लॉर्ड देख रहा है, ये अपना अपने सेकंड भाव को स्ट्रॉन्गर बना देता है। अब 5वें भाव पर आ जाते हैं, तो 5वें भाव को हम इसके देखते हैं, तो 5th हाउस में हम देखते हैं कि इसका लॉर्ड देख लेते हैं, तो वो 6th हाउस के अंदर चला गया। तो लॉर्ड 6th हाउस के अंदर गया है, मगर वो जुपिटर के साथ है और अपने मार्स के साथ है, और मार्स के साथ यहाँ पे इसको इसलिए बुरा नहीं माना जाएगा क्योंकि भाव स्ट्रांग हो गया। 6ठे भाव में इसका लॉर्ड बैठा हुआ है, जिस भी भाव में उसका लॉर्ड देख रहा हो या बैठा हो, वो भाव स्ट्रांग हो गया। तो इसका प्लेसमेंट कम है, मगर ये भाव स्ट्रांग है इस केस में, तो भाव स्ट्रांग है इसलिए यहाँ पर स्ट्रांग भाव में है, और एक शुभ ग्रह भी उसके साथ बैठा हुआ है। 7th लॉर्ड शुभ ग्रह भी उसके साथ बैठा हुआ है। फर्दर अब मैं देख लेता हूं इस भाव को, तो इसमें देखिए डेबिलिटेड सन बैठा हुआ है, सूर्य वो अच्छा नहीं है, और राहु केतु एक्सिस पर अच्छा नहीं है। तो 5वें भाव को ओवरऑल में 0 पॉइंट दे रहा हूं, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसकी भाव की पोजीशन ज्यादा बेटर नहीं है, ना ही तो इसको जुपिटर देख रहा है। फर्दर इसमें और कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं है। यदि मैं इसको भाव को वैसे देखूं, यदि प्लैनेट्स की पोजीशन पे डिग्री के बेस पे देखूं, तो ये शुभ कर्तरी में है, 5वां भाव शुभ कर्तरी में है, मगर क्योंकि इस पे सन डेबिलिटेड बैठा हुआ है और राहु केतु एक्सिस पर है, इसलिए मैंने इसको कोई भी पॉइंट नहीं दिया। अब मैं बात करूंगा 7वें भाव की, तो 7वें भाव के अंदर शुभ राशि है 9 साइन, वो जुपिटर की राशि है, उसको मैं शुभ राशि मानूंगा, एनर्जेटिक राशि है, और वो अच्छी है मैरिज के लिए। अब इसको कोई देख रहा है क्या, इसमें एस्पेक्ट कर रहा है क्या? तो कोई भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब मैं इसको शुभ कर्तरी में, ये यहाँ पे जुपिटर की डिग्री ज्यादा है, मैंने मेंशन नहीं की हुई है, पर मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी देख सकते हो। इधर मून है, तो ये 7वां भाव शुभ कर्तरी में हो गया, शुभ कर्तरी में हो गया, तो 7वां भाव हर तरीके से अच्छा है ना, इस पर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट है, और ये शुभ कर्तरी में भी है, तो इसलिए 7th भाव स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसके लॉर्ड की बात कर लेते हैं। 6ठे भाव में चला गया, 6ठे भाव में ये मित्र राशि में और मित्र के साथ बैठा हुआ है। मार्स इसका फ्रेंड होता है, मित्र साइन में बैठा हुआ है, और दूसरा एक शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है। 6ठा भाव है, हालांकि 6ठा भाव वीक करता है किसी भी प्लेनेट को, मगर क्योंकि ये मित्र राशि में है और मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, इसलिए इसको भी मैं पॉजिटिव मानूंगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट यदि एक भी अवेलेबल है तो उस पर फोकस करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इसको +2 पॉइंट दे दिया। अब मैं इसका 8वां भाव वो करूंगा, देखिए एनालाइज। 8th लॉर्ड अपने ही साइन में त्रिकोण में जाकर बैठ गया, यही बहुत अच्छा हो गया, और 8th हाउस को कोई भी मेलिफिक नहीं देख रहा है। यहाँ पे एक बेनिफिक प्लेनेट मून बैठा हुआ है न्यूट्रल साइन के अंदर, इसलिए 8th भाव देखते ही मैंने इसको +2 पॉइंट दे दिए। ये अपने मूल त्रिकोण राशि में इसका लॉर्ड बैठा हुआ है। अब मैंने नेक्स्ट जो भाव बताया था वो 12वां भाव था, तो 12th हाउस को उसका लॉर्ड देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, तो ये हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया। और ये आपका वीनस को मैंने बताया न्यूट्रल टाइप है, क्योंकि ये मार्स के साइन में बैठा हुआ है, मार्स भी वहीं पर बैठा हुआ है, इसके साथ एक बेनिफिक प्लेनेट है। तो 12th लॉर्ड 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए 12th हाउस भी इसका अच्छा है, इसलिए इस बॉय को मैंने 8 पॉइंट्स दे दिए यहाँ पर। तो 25 वहां पे मिले थे, 14 यहाँ पे मिले थे, 8 यहाँ पे मिले। अब मैं गल की कुंडली को एनालाइज करूंगा इसी तरीके से। अब देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को मत छोड़िएगा, आपको मैच मेकिंग आ जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, कई दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है, ये मेरी अपनी डेवलप की हुई टेक्निक है।
जिसे मैं बीच में बता रहा हूँ। चैनल यदि अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मेरी कंटिन्यूअस रिसर्च जारी है और आपको ये चीजें कहीं पे कोई भी नहीं बताने वाला है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि जो पता भी है लोगों को तो वो अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करते, अपने पास रखते हैं, और मेरा काम केवल सीक्रेट्स को सामने आपके लेकर आना है। अब मैं गल की कुंडली को इन्हीं भावों के हिसाब से एनालाइज करूंगा। तो गल की कुंडली में सबसे पहले मैं सेकंड भाव देखूंगा। तो सेकंड भाव पर देखता हूं किसी की एस्पेक्ट है क्या, तो इसे सैटर्न देख रहा है, तो सैटर्न देख रहा है। इसके अलावा हम कोई देखते हैं और कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो सेकंड भाव को मैं यहाँ पर D1 में देखूंगा, मैं D9 में देख रहा था, D9 में यहाँ पे सेकंड भाव को देखता हूं। तो सेकंड भाव इट इज D1 चार्ट, ऊपर वाले में देखेंगे। सेकंड भाव में 5 साइन है और उसके अंदर इसका ये सन का साइन है, मित्र प्लैनेट मार्स बैठा हुआ है। मित्र प्लैनेट बैठा हुआ है, ये योग कारक प्लैनेट है इस कुंडली के लिए। फर्दर इससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है कि हम इस कुंडली के अंदर देखते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड है ऑल्दो, मगर वो केंद्र स्थान में जाकर चला गया, तो इसका वो सेकंड लॉर्ड डेबिलिटेटेड है सन, मगर केंद्र स्थान में चला गया, तो इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है। फिर इसको सेकंड भाव को जुपिटर देख रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट मैंने इसका देख लिया और इसको मैं +2 पॉइंट दे देता हूँ। अब पांचवें भाव पर आ जाता हूं मैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। पांचवें भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं है। अब इससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो मुझे 1 गो में मार्स एस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो स्ट्रांग हो गया उल्टा। अपने ही भाव को एस्पेक्ट जब भी कोई प्लैनेट कर दे तो भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इसका लॉर्ड भी अपने मित्र राशि में ही चला गया और लॉर्ड को जुपिटर देख रहा है, इसलिए पांचवा भाव इसका काफी स्ट्रांग हो गया नेटिव का। अब हम आ जाते हैं सातवें भाव में, तो 7th लॉर्ड ट्राइन में जाकर बैठ गया है, तो इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। सातवें भाव को मून अपनी ही राशि से देख रहा है, तो वो भी इसको अच्छा बना रहा है, तो सातवां भाव इससे अच्छा है। 7th लॉर्ड ट्राइन में जाकर बैठ गया, तो वो बेसिकली राहु केतु एक्सिस पर है। तो राहु केतु एक्सिस पर एक नेगेटिव पॉइंट होता है, मगर इसका प्लेसमेंट ट्राइन में और न्यूट्रल साइन में है। सैटर्न के लिए जुपिटर न्यूट्रल होता है, इसलिए मैं इसको इतना नेगेटिव नहीं मानूंगा, मगर सातवें भाव की स्थिति अच्छी है, इसलिए इसको फिर मैं 2 पॉइंट दे देता हूं। अब आठवें भाव को देख लेते हैं, तो आठवें भाव पर देखते हैं कि मार्स की एस्पेक्ट है। तो मार्स सैटर्न का एनिमी होता है, एनिमी प्लैनेट देख रहा है, इसलिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। मगर इस लॉर्ड इज इन द 9th हाउस, ट्राइन में चला गया और वो न्यूट्रल साइन में है, राहु केतु एक्सिस पर है, तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट नहीं दूंगा, मगर इसको बहुत नेगेटिव नहीं मानूंगा। मैं 0 पॉइंट दे दिया, मगर इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो लॉर्ड का प्लेसमेंट अच्छा है, तो 8th भाव को बचा के रखेगा। यदि लॉर्ड भी खराब होता है तो ये बहुत नेगेटिव हो जाता है इस नेटिव के लिए, गल की कुंडली के लिए। 8th हाउस एक्चुअली मांगल्य का भाव होता है, सुहाग का भाव होता है, मगर 8th लॉर्ड ट्राइन में चला गया, सो इट इज गुड प्लेसमेंट। तो मैं इसको नेगेटिव नहीं कर रहा, नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं इसको न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। न्यूट्रलाइज इसलिए कर रहा हूँ कि एक भी यदि पॉजिटिव पॉइंट है तो आप उसे कंसिडर करके चलेंगे। अब मैं आ जाता हूँ 12th हाउस के अंदर, तो इसका 12th लॉर्ड नेटिव का चला गया है, केंद्र में मित्र राशि में चला गया है, काफी अच्छा माना जाएगा। ऑल्दो सन के साथ है, मगर सन के साथ मरकरी का दोस्त होता है सन, इसलिए ये पॉजिटिव है। 12th हाउस को यहाँ पर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा हो गया। साथ में सैटर्न और कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका 12th हाउस इसका भी अच्छा है, तो इस गर्ल को भी 8 पॉइंट मिल गए। तीसरा मैंने एनालिसिस कर दिया, देखिए आपके सामने। अब मैं नेक्स्ट एनालिसिस की बात करूंगा इस नेटिव की कुंडली की। एनालिसिस ऑफ 2nd, 5th, 7th, 8th एंड 12th लॉर्ड ऑफ फीमेल इन मेल चार्ट एंड वाइस वर्सा। इसको मैं भाव मिलान बोलता हूँ। भाव मिलान लोग कुछ और यूज करते हैं, मगर मैं जो यूज करूंगा वो भाव मिलान ये है। आपको मैं बता रहा हूं कि आपको 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड ऑफ फीमेल को मेल की कुंडली में जाकर देखना है, उनका किस तरीके का प्लेसमेंट है। इसी तरीके से फीमेल की कुंडली में भी जाकर देखना है, बॉय के इन्हीं लॉर्ड्स को गर्ल के कुंडली में जाकर देखना है, उनका कैसा प्लेसमेंट है। और एक एक को मैं 3-3 पॉइंट देता जाऊंगा। यदि अच्छा है तो 3 पॉइंट दूंगा, अच्छा नहीं है तो 0 पॉइंट दूंगा, और माइनस है तो माइनस पॉइंट दे दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए 2nd लॉर्ड ऑफ 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड ऑफ फीमेल इन मेल चार्ट एंड
मेल इन फीमेल चार्ट। तो यहाँ पर इस कुंडली को मैंने लगा दिया फिर से। ये फोर्थ पॉइंट में एनालाइज कर रहा हूं, आप इन्हें नोट करते जाए। एनालिसिस करने में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो टाइम नहीं लगेगा, मगर मैच मेकिंग में 2 से 3 घंटे का टाइम कम से कम लगता है, उससे ज्यादा भी लगता है। तो मैच मेकिंग कोई आसान खेल नहीं है कि ऐप के अंदर हमने दोनों का डेट ऑफ बर्थ डाला, पॉइंट आ गए अष्टकूट मिलान से, और हमने कह दिया हाँ जी आपकी मैच मेकिंग हो गई है। उसका कोई भी वो इररिलेवेंट है, उससे कुछ भी नहीं होता। आप कितनी अच्छी मैच मेकिंग हो अष्टकूट मिलान में, वो एक छोटा सा पार्ट है टोटल मैच मेकिंग का। 30% है, बाकी 70% और चीजें आप देखिए। तो यहाँ पे अब सेकंड लॉर्ड देखता हूं, इसका मून है बॉय का, गल की कुंडली में देखता हूं तो लग्न में जाकर बैठ गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया। देखिए ओन साइन में जाकर बैठ गया इसका सेकंड लॉर्ड, तो मैंने इसको +3 पॉइंट मिल गए। 3-3 पॉइंट दूंगा मैं अब हर एक चीज के। अब देखता हूं मैं फिफ्थ लॉर्ड इसका वीनस। तो वीनस यहाँ पर हम गल की कुंडली में जाकर देखते हैं, तो वीनस कहां चला गया इसका फिफ्थ लॉर्ड। गल की कुंडली में वीनस क्या रखना ही भूल गया हूं मैं शायद, ये वीनस यहाँ पर है। तो वीनस थर्ड हाउस में राहु केतु एक्सिस पर है, तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा प्लेस नहीं है। यहाँ पर डब्ल्यूटेड भी हो रहा है, राहु केतु एक्सिस पे है, इसको सैटर्न भी देख रहा है, तो वीनस का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया नहीं है। और देखते हैं और कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, नहीं एस्पेक्ट कर रहा, तो इसको मैंने इसको -3 पॉइंट दे दिया। ये नेगेटिव है प्लेसमेंट मेरे हिसाब से सेवंथ लॉर्ड का, तो अब इसको मैंने -3 पॉइंट दे दिए हैं। अब आ जाता हूं मैं इस फिफ्थ लॉर्ड का। सेवंथ लॉर्ड जुपिटर है इसका बॉय का, और गल की कुंडली में जुपिटर हम जाके देखते हैं, वो ओन साइन में छठे भाव में बैठा हुआ है, मगर कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ओन साइन में बैठा हुआ है। इसको सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है होने को। तो छठे भाव में बैठा है मगर ये ओन साइन में बैठा है, तो इसको मैं पहले से ही मैंने कहा है कि आपको पॉजिटिव पॉइंट को देखना है। इसको सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, पर ये ओन साइन में, इसलिए इसको अच्छा माना जाएगा। मैं इसको +3 पॉइंट दूंगा। +3 पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि वो ओन साइन में जाकर बैठ गया है जुपिटर। तो ओन साइन का प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होगा, छठे भाव को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो डिसिप्लिन लेके आएगा मैरिड लाइफ के अंदर। इसको हम डिसिप्लिन मान के चलते हैं। ये पर्सन के लिए ये डिसिप्लिन्ड होगी गर्ल, इसकी बातों को मानेगी, ऐसा मैं कहूंगा। इसका मैं एनालिसिस फिर कभी बताऊंगा, मगर आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। अब मैं आ जाता हूं 8th लॉर्ड। तो 8th लॉर्ड वो ट्राइन में जाकर बैठ गया, बॉय का 8th लॉर्ड यहाँ पर ट्राइन में बैठा हुआ है। राहु केतु एक्सिस मान रहे हैं, मगर यहाँ पर मैं वीनस की एस्पेक्ट को पॉजिटिव कंसीडर करके चलूंगा, तो यहाँ पर भी मैं इसको 3 पॉइंट दे देता हूँ। अब बॉय का 12th लॉर्ड वीनस, तो वो वीनस यहाँ पे भी नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव था, तो मैंने -3 पॉइंट दिए, तो इसमें मुझे टोटल +3 पॉइंट मिले हैं आउट ऑफ 15। अब मैं गल के इन्हीं सभी लॉर्ड को बॉय की कुंडली में देखूंगा। तो गल का सेकंड लॉर्ड सन बॉय की कुंडली में ट्राइन में जाकर बैठ गए, मगर ये डेबिलिटेड और राहु केतु एक्सिस पर है, इसलिए मैं इसको 0 पॉइंट दूंगा। क्योंकि ट्राइन में बैठा है, प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मगर राहु केतु एक्सिस पर हो गया और डेबिलिटेटेड है, इसलिए मैंने 0 पॉइंट दिया। अब मैं गल का 5th लॉर्ड देखूंगा मार्स। तो गल का 5th लॉर्ड मार्स इस कुंडली के अंदर 2 शुभ ग्रहों के साथ अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको मैं +3 पॉइंट दे दूंगा। इसके बाद देखता हूं मैं गल का 7th लॉर्ड सैटर्न। तो यहाँ पे वो मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है, अपने ही भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये भी +3 पॉइंट दे दिया मैंने। अब गल का मैं देखूंगा यहाँ पर 8th लॉर्ड सैटर्न, तो वो सैटर्न फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे फिर 3 पॉइंट मिल गए। अब गल का 12 लॉर्ड देखिए, इस बॉय की कुंडली में एक्सोल्टेड और केंद्र में जाकर बैठ गया है मरकरी। देखिए एक्सोल्टेड है और केंद्र में जाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे +3 पॉइंट और मिल गए, तो ये 12 पॉइंट मिल गए आपको। अब मैं सभी इन पॉइंट को काउंट कर लेता हूं, तो इस पार्ट में टोटल 15 पॉइंट मिले हैं। चौथे पार्ट में टोटल 16 पॉइंट मिले, 8 यहाँ पे मिले थे, 8 यहाँ पे मिले थे, आपके सामने 16 पॉइंट। ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए पहले 4 पार्ट्स में। अब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर रख रहा हूं आपके सामने। अष्टकूट मिलान में इनको मिल रहे थे 25 पॉइंट्स, क्योंकि मैं फॉर्मूला बताऊंगा करना क्या है। इसमें से 14 में आपको इनको 14 पॉइंट्स मिल रहे थे दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में 20 में से इनको 16 पॉइंट मिल रहे थे, चौथे पार्ट में यहाँ पर इनको टोटल 15 पॉइंट मिल रहे हैं। अब क्या करना है, एक और चीज देखनी है आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको D30 चार्ट देखना है फीमेल का, D30 जिसको त्रिशांश चार्ट बोलते हैं, और इसके आप पैरामीटर्स नोट कर लीजिए। यहाँ पर D30 चार्ट मैंने लगाया नहीं है,
तो D30 चार्ट आप देखना, इसके त्रिशांश चार्ट इसको हम बोलते हैं। इसके पैरामीटर्स आप नोट कर लीजिए, और यहाँ पर मैंने नोट करके वेरीफाई कर लिया था, तो मैं आपको वर्बली बताऊंगा क्या किया है मैंने। पैरामीटर क्या होते हैं, हमें D30 चार्ट में देखना है फीमेल के में। तो ये आप यहाँ में लगा दिया है मैंने, ये रहा D30 चार्ट फीमेल का। जहां मैं एनालिसिस करता हूँ वो कॉपी आपको दिखा रहा हूं मैं अभी ये। तो उसमें आपको ऐसा लगता होगा कि एनालिसिस करना कोई बहुत आसान काम है। 20 पेज भर जाते हैं कॉपी के, तब जाके कुंडली एनालाइज होती है। इतनी चीजें देखनी पड़ती हैं, कई घंटों का काम होता है मैच मेकिंग का, तो कई घंटों का काम है। अब देखिए D30 चार्ट में आपको क्या याद रखना है, लग्न शुड नॉट बी ऑफ मार्स, सैटर्न एंड सन। जो लग्न है D30 चार्ट की, गर्ल का देखना है केवल ये, वो मार्स मतलब 1 और 8, सैटर्न 10 एंड 11 एंड 5 नहीं होनी चाहिए। ये तीनों आपके मेलिफिक प्लेनेट माने जाते हैं, तो मेलिफिक प्लेनेट की लग्न नहीं होनी चाहिए। इसकी कुंडली में गर्ल का D30 चार्ट है, उसमें वो नहीं है। दूसरा पैरामीटर ये नोट कर लो आप, फर्स्ट वन पैरामीटर ये है। सेकंड वन पैरामीटर, मेलिफिक शुड नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन लग्न। लग्न पर मेलिफिक का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इस कुंडली में शनि बैठा हुआ है और मार्स देख रहा है, तो क्या मैं इसे नेगेटिव मान लूंगा क्या? मगर यहाँ पर वीनस और मून भी बैठा हुआ है, इसलिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैंसिल आउट हो गया। ये लग्न पर ना ही मैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस मानूंगा ना ही पॉजिटिव मानूंगा, क्योंकि दो अशुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, तो दो शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो D30 चार्ट की लगन पर यदि केवल नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो वो नेगेटिव माना जाएगा, मगर दोनों तरीके का इन्फ्लुएंस है तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे, उसको जीरो मानेंगे कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। अगला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ सन एंड मून बोथ आर इन लग्न है, यदि बाय द वे लग्न में D30 के में सन और मून दोनों आ जाए और मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी आ जाए, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। इसमें आप एब्सोल्युटली कह दोगे कि भाई ये मैरिज मेरे हिसाब से सही नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो मैच मेकिंग बिल्कुल क्लेश होने वाला है। उन दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो सकता है यदि यहाँ पर मेलिफिक राशि है और सन और मून दोनों बैठ गए और उस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो गया, तो आप बिल्कुल कंसिडर करके चलोगे आप उसको मैच मेकिंग को। फिर से मैं इन कंसेप्ट को फिर से बता देता हूँ। D30 चार्ट में आपको क्या देखना है, एक तो मेलिफिक प्लेनेट की राशि नहीं होनी चाहिए 1, 8, 5, 10 एंड 11 है, तो वो सही नहीं है। उसको आप बिल्कुल रूल आउट नहीं करोगे कि ये राशि होगी तब तो मैरिज ही नहीं हो सकती। तो ऐसे तो जिनकी राशि में ये है गर्ल, उनकी मैरिज नहीं होगी, ये नहीं मानना। ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि वो मेलिफिक प्लेनेट की राशि के साथ साथ मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी हो विदाउट एनी बेनिफिक इन्फ्लुएंस, तो ये दूसरा नेगेटिव पार्ट ऐड हो गया। तीसरा है कि सन और मून भी प्लेस्ड हो जाए, ये तीनों चीजें हो जाए तो आप उसको बिल्कुल कहोगे, तब तो मैं कहूंगा कि आप मना कर दोगे कि भाई कुंडली तो मैच ही नहीं होती, बाकी आप जैसा देखना चाहो देख सकते हो। कुंडली के हिसाब से ये इनमें सेपरेशन हो जाएगा यदि तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो। अब यहाँ पे सन और मून भी आ गए और उस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो थोड़ा वो पैसिफाई हो जाएगा, उतना माइल्ड हो जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो राशि अच्छी है, दूसरा यहाँ पे वीनस और मून बैठे हुए हैं तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी नेग्लेक्ट हो गया, और सन और मून दोनों नहीं बैठे हुए हैं, तो ये D30 चार्ट इस केस में अच्छा है और इसको मैं 20 पॉइंट दूंगा। अब आप समझे, टोटल मैंने यहाँ पे 120 पॉइंट्स बना दिए हैं। तो जो मेरी थ्योरी है कंपोजिट मैच मेकिंग है, उसमें 36 की बजाय 120 में से हम मार्क देंगे। अब रूल क्या है, अब आगे देखिए। 120 में से मार्क दे रहे हैं तो जो पहली कंडीशन ये है कि इनमें से एग्रीगेट मार्क्स जो आ रहे हैं वो आपके 40% से कम नहीं होने चाहिए। मतलब सभी के मार्क्स का सम, जैसे 120 है तो 40% का मतलब अराउंड 50 से कम मार्क्स, सभी के मार्क्स का सम 50 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 मार्क्स होंगे तभी आप एडवाइस करोगे, और 60 से ऊपर हो तो ज्यादा ठीक है, मगर बाकी सारी चीजें ठीक है नेटिव के केस में, तो आप 50 मार्क्स पे भी यहां कर सकते हो। अदरवाइज 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंडली, किसी भी इंडिविजुअल केस में 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। मतलब जैसे यहाँ पे 14 में से तो 6 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, इसमें 20 है तो 8 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए,
यहाँ पर 30 में 12 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। यदि इनमें से किसी में भी 40% से मार्क्स कम है किसी भी इंडिविजुअल केस में, तो आप बिल्कुल एग्री नहीं करोगे, वहां पर जरूर डिस्प्यूट आएगा। आप देख लेना, चाहे अष्टकूट मिलान में 36 में से 36 आ जाए, मगर इनमें से किसी में भी 40% से मार्क्स कम है, यहाँ पर 30 की जगह 30 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो देख लेना उनकी मैरिज में डिस्प्यूट आएगा। यहाँ पे 8 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनकी मैरिज में डिस्प्यूट आएगा। सेपरेशन निश्चित है, 100% होगा ही होगा। आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो मैं फिर से इन रूल्स को एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं और ऐड करूंगा, वीडियो को छोड़ के मत चले जाना, अभी और 5-10 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। तो आप सबसे पहले अष्टकूट मिलान करेंगे और 36 में से जो भी पॉइंट है वो परिहार वगैरह देखेंगे, क्योंकि नाड़ी दोष जब भी आ रहा होता है ज्यादातर केसेस में परिहार हो जाता है। बकूट मिलान में भी ऐसा होता है, इसलिए अष्टकूट मिलान करेंगे, और वो चाहे आप किसी मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, मगर परिहार जरूर देखिए। तो ये तो कोई भी कर सकता है देखकर। अब नवांश में जो मैंने बताया वो कंसेप्ट आप करेंगे कि बॉय के D9 के 7th लॉर्ड को गर्ल के D9 में देखेंगे, गर्ल के D9 के 7th लॉर्ड को बॉय के D9 में देखेंगे, और जो भी होंगे 7 पॉइंट्स देंगे। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नहीं देंगे, तो 0 मिलेगा या 7 मिलेगा, बीच के कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। इस तरीके से 14 में से यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे। और ये ध्यान रखना है, यदि एक भी चीज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव मानकर चलेंगे, नेगेटिव्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मगर कंप्लीट नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव हो गया। फिर हम एनालिसिस करेंगे बॉय की कुंडली में दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रख के करेंगे, पूरी तरह नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव मानेंगे। फीमेल और मेल दोनों की कुंडली में हम एनालाइज करेंगे और 10-10 में से पॉइंट देंगे। हर एक भाव को 2 पॉइंट हमें देने हैं, तो टोटल 20 पॉइंट्स यहाँ से मिलने वाले हैं। फिर हम एनालाइज करेंगे एक पर्टिकुलर नेटिव के 2nd, 5th, 7th, 8th और 12th लॉर्ड को दूसरे नेटिव की कुंडली के अंदर, और उनमें हर एक को हम 3-3 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें 15-15, 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसको हम भाव मिलान बोलते हैं। ये एक्चुअल भाव मिलान है। लोग भाव मिलान किस तरीके से करते हैं मुझे नहीं पता, ये एक्चुअल भाव मिलान है, एक दूसरे के लॉर्ड्स को दूसरी कुंडली में जाकर देखना। अब यहाँ पर आपको 30 पॉइंट देने हैं और टोटल इस तरीके से यहाँ पर 100 पॉइंट हो जाएंगे। फिर आपको D30 चार्ट ऑफ फीमेल नेटिव देखना है, केवल मेल नेटिव नहीं देखना। उसके अंदर मैंने जो बताया वो कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसको 20 पॉइंट देंगे। इस तरीके से 120 में से आपको कम से कम 50 to 60 पॉइंट मिलने चाहिए, मतलब 60 प्रेफरेबल है। वैसे इससे कम मिलेंगे नहीं, यदि सभी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो 60 से कम पॉइंट होंगे भी नहीं। मगर हर एक इंडिविजुअल में भी 40% से यदि कम यदि पॉइंट्स आ रहे हैं तब आप उसको नेटिव को बोलोगे 40% से कम है कि भाई मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बाकी आप देख सकते हो, क्योंकि कई बार लोग नहीं भी मानते। अब मैं और आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। मांगलिक दोष के बारे में आप ध्यान रखिएगा। कुंडली के अंदर यदि 26 ईयर से ज्यादा नेटिव की एज हो जाती है, ये मैं क्लास 6 के बेस पर बोल रहा हूं, तब आप मांगलिक दोष को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। भाव मिलान आप कर ले वो काफी होगा। और भाव मिलान मांगलिक के केस में यदि 26 ईयर से भी कम की एज है तो जिस भाव में मंगल है उसका भाव मिलान आप जरूर कर ले। जिस भाव में मंगल है यदि दूसरे नेटिव के उसी भाव में यदि कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हो या उस भाव को कोई भी अशुभ ग्रह देख रहा हो दूसरे नेटिव की कुंडली के अंदर, तभी भी हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको मिलान कंसीडर करेंगे। मांगलिक दोष को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है यदि नेटिव की एज 26 ईयर से ज्यादा है और थोड़ा भी भाव मिलान यदि हो रहा है। भाव मिलान का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको भी। भाव मिलान इस तरीके से है कि सपोज यहां पर मार्स बैठ गया एक नेटिव के, तो दूसरे, या ये मांगलिक होने के लिए या मार्स बिठा दिया, मैं समझा रहा हूं, एक नेटिव के, तो दूसरे नेटिव की इसी भाव के अंदर यदि कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो वो भाव मिलान हो गया। या दूसरे नेटिव के इस भाव में भी कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, सैटर्न बैठ गया दूसरे नेटिव के गल के इस भाव में 7वें भाव के अंदर यदि सैटर्न बिठा दिया आपने, तो वो लग्न को एक्चुअली एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसके लग्न में मंगल बैठा हुआ है, दूसरे नेटिव की लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तभी भी ये भाव मिलान हो गया।
इसके लग्न में मंगल बैठा हुआ है, दूसरे नेटिव के 8वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, मतलब वो 7वें भाव में, तो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, इसकी लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप इसकी लग्न को एस्पेक्टेड मानेंगे, भाव मिलान हो गया। यहाँ पे इसके मंगल बैठा और इसके कोई अशुभ ग्रह आकर बैठ गया, तभी भी भाव मिलान हो गया है लग्न में ही। इसके यहाँ पे मंगल बैठा है और इस नेटिव के यहाँ पे सैटर्न बैठ गया, तभी भी ये भाव मिलान हो गया, एस्पेक्ट कर रहा है लग्न को। तो इस तरीके से हम मांगलिक के केस में भाव मिलान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी केसेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको किस तरीके से करना है। और पॉइंट मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं एक मैच मेकिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वैसे तो बहुत सारी है मेरे चैनल पे, मगर मैंने जो रिसेंट एक मैच मेकिंग की वीडियो जो अपलोड की थी उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, कॉम्बिनेशन के बारे में। 1 मिनट आप रुकिएगा। तो वो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, 1 मिनट में बताता हूँ, रुकिएगा। अब 5 क्राइटेरिया आपने मिलान कर लिए और 120 में से पॉइंट भी दे दिए, तो क्या मैच मेकिंग हो गई क्या परफेक्ट? अभी भी मैच मेकिंग परफेक्ट नहीं हुई है। अब मैं आपको 4 ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनमें कि आपको मिलान 100% होना ही चाहिए। इनमें मिलान नहीं हो रहा है तभी भी आप एग्री नहीं करेंगे मैरिज के लिए। तो आप, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो को फिर से उसका लिंक भेज दूंगा। आपने ऑलरेडी देखा होगा जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं कि मैंने कुंडली मिलान की साउथ इंडियन 3-4 टेक्निक्स बताई थी, वो टेक्निक्स का भी यहाँ पर मैं फिर से जिक्र करूंगा। आपको रज्जु मिलान भी करना है। रज्जु मिलान क्या होता है वो यहाँ पर मैं एलोबरेट नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना मेरा। रज्जु मिलान में क्या होता है कि सर्टेन नक्षत्र को अलग अलग तरीके से प्लेस किया हुआ है, आरोही और अवरोही नक्षत्र हैं, उनमें जो नक्षत्र एक ही लिंग को, रज्जु को बिलोंग करते हैं, यदि दोनों के सेम रज्जु को बिलोंग करते हैं तो आपने बिल्कुल भी मैरिज के लिए हाँ नहीं करना है। दूसरा होता है वेद नक्षत्र। हर एक नक्षत्र का एक वेद नक्षत्र होता है, तो यदि दोनों के नक्षत्र वेद नक्षत्रों एक दूसरे के, उसकी लिस्ट को भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, तभी भी आप मैरिज के लिए हाँ नहीं करेंगे। बूटालिंगा है नेक्स्ट। तो बूटालिंगा में भी क्या होता है कि नक्षत्रों को डिवाइड किया हुआ है, फीमेल नक्षत्र, मेल नक्षत्र और नपुंसक नक्षत्र। तो उसके भी कॉम्बिनेशंस हैं कि कौन सा नक्षत्र दोनों का होगा तब हम मैरिज के लिए हाँ नहीं करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को भी आपने देखना है। और फोर्थ लास्ट पार्ट है गोत्र कुटा। इसमें क्या होगा, जो महर्षि हुए हैं 7, उन हर एक महर्षि के लिए 4-4 नक्षत्र अलोकेट किए हुए हैं। एक ही महर्षि के 2 नक्षत्र यदि आ रहे हो, लड़की और लड़के दोनों के, तभी भी हम मैरिज के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ये चारों चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं, मगर इन्हें देखना किस तरीके से है उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे मैच मेकिंग के में, और वो नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी देख लेंगे। ये चारों कॉम्बिनेशंस में यदि एक भी फेल होता है तब आप मैरिज के लिए हाँ नहीं करेंगे। तो इतना डिस्क्रिप्टिव होता है मैच मेकिंग। 9 पैरामीटर्स आपको देखने हैं, उसमें पहले 5 पैरामीटर्स में आपको पॉइंट देने हैं। सभी में पॉइंट 40% से ऊपर इंडिविजुअली होने चाहिए और टोटल 50% से ज्यादा होने चाहिए पॉइंट्स, तभी आप हाँ कहेंगे। ये 4 पैरामीटर्स हैं जो मैंने एक अलग से वीडियो में दिए हुए हैं। रज्जु मिलान करना है वो होना ही चाहिए, वेदा नक्षत्र देखना है वो भी होना ही चाहिए, बूटालिंगा है वो भी होना ही चाहिए, नहीं तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं। और गोत्र कूटा भी आपको देखना है। ये सभी पैरामीटर्स पर जब मैच मेकिंग हो जाती है तब आप सेटिस्फाई होंगे और उन्हें कहेंगे गो अहेड विद दिस, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द मैरिज। और ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफी लंबे टाइम से मैं मैच मेकिंग कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। आपको पूरी बात बता दी जाएगी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इसके बेसिस पर कैसा बिहेवियर रहने वाला है एक दूसरे के बारे में। क्योंकि यहाँ पर वीडियो पे मैं इससे ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे पास कुंडलियां आती हैं, उन सभी को मैं बताता हूँ। आप में से भी कोई भी मैच मेकिंग के लिए यदि भेजना चाहे, प्रॉपर वे में एनालिसिस कराना चाहे, तो वो मेरे पास भेज सकते हैं, मैं प्रॉपर वे में एनालिसिस कर दूंगा। इसका ध्यान रहे कि मैच मेकिंग बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप जब भी भेजें तो पेशेंस रखें। इसको करने में पूरा 1 दिन लगता है, उससे कम टाइम नहीं लगता। एक साथ 4 से 5 घंटे बैठकर वर्क करना पड़ता है, तब जाकर कंप्लीट मैच मेकिंग होती है। आपको ये मेरी टेक्निक कैसी लगी आप बताएं।
इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सभी के आप नोट्स बना लें, इसको आप दोबारा से देख लें, थोड़ा लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है कि कहीं पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो। मेरी कोशिश होती है समझाने की, मगर कई बार हो सकता है कि मैं भी सक्सेसफुल ना हो पाऊं। तभी भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं इसको एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करूंगा। और फिर से मैं अपील करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। आपको एस्ट्रोलॉजी की जो बहुत इंटरनल छुपी हुई बातें मैं डिस्क्लोज करता रहूंगा। नमस्कार।